हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः प्रतिरोध की SI इकाई है बी ऑप्शन ओम। तो देखिए, जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ थे। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी V बराबर होता है I/R, जहाँ R प्रतिरोध है। कहता कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे m बराबर कितना है 4, ठीक है। V1 है 5 और V2 है, ठीक है, V2 है कितना 10। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा, ठीक है। यानी वस्तु W बराबर होगा 1/2 m v² - U² या 1/2 m v1² - v2²। तो ये हो जाएगा 1/2 × 4 × 10 का स्क्वायर v2² - v1² × 5 का स्क्वायर। ये होगा 1/2 4, ठीक है। 2 × 4 इंटू में ये 100 - 25 75 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 150 जूल। यानी ऑप्शन नंबर ए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज खाली स्थान की, सी ऑप्शन। तो देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की थी। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल जो है उन पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के जो है समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F समानुपाती m1 m2/r²। यानी F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा में r², जहाँ G जो है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। और देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर kg²। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन ΔH क्या होगा यदि ताप परिवर्तन ΔT दिया गया है। Cp जो है ऊष्मा क्षमता स्थिर ताप पर और Cv ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन। तो 44 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी Cp ΔT, ठीक है। तो एंथैल्पी बराबर होता आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा Cp बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा Cp ΔT ΔH बराबर। कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो सी ऑप्शन, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अतः सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जो है जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। कौन सा घर्षण बल के बारे में सही है, डी ऑप्शन। तो देखिए, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है।
जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। घर्षण वस्तु में ऊष्मा चालन का दर खाली स्थान पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो घन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के SI मात्रक को नाम दिया गया है? 48 कवि हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। तो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज 1857 से 94 जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविजन और रडार के विकास का रास्ता खोला। इनके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में इनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की SI इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? 49 को कभी प्लांक द्वारा। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। एक क्वांटा की ऊर्जा h भी द्वारा दी जाती है। h प्लांक नियतांक है और भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो एक क्वांटा की ऊर्जा होता है h भी बराबर hc/λ। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? 50 का होगा ए। वाहनों में रियर, ठीक है, रियर व्यू मिरर के रूप में। तो देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 51 का होगा डी। तो देखिए पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और उष्ण और वस्तुओं और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। 52 का होगा ए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातुएं हैं। इन्हें अर्धचालक सा सेमीकंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इनमें जो है सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। कहता है कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या, तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, या फिर प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ए बराबर Z प्लस N भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर यानी 298 बराबर होगा Z प्लस 196 न्यूट्रॉन तो 196। अब Z बराबर होगा 298 माइनस 196, घटाइएगा आ जाएगा 102, ठीक है। तो वह तत्वों की परमाणु संख्या होगी 102। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें यौगिक का होगा आपको
देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnCl ZnCl2 + H2। ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान, तो यहाँ पे होगा B। देखिए, प्रबल अम्ल है तो देखिए लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका जो pH मान है 7। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है तो उदासीन हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प, तो 56 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सिलिकॉन का होता है 14, क्लोरीन का 17, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। तो इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा गया है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्व का धात्विक लक्षण घटता है। ठीक है, इसलिए इन्हें अवरोही क्रम में रखने पर यह हो जाएगा सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14 और क्लोरीन 17। किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसे विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 भी कहा जाता है। इससे क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध निकलती है। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसे COH2 + Cl2 ये बनेगा COCl2 + H2। कास्टिक सोडा का प्रयोग। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खाली स्थान में नहीं किया जाता। 58 का डी। कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़ा, डिटर्जेंट तथा कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है। कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़ा, डिटर्जेंट तथा कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन गलत है? 59 का होगा सी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। यह जिप्सम से बना होता है। यह जिप्सम के कैल्सिनेशन द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। सॉरी, तो कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में गलत कथन है सी ऑप्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। यह जिप्सम से बना होता है। यह जिप्सम के कैल्सिनेशन द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्न उपयोग है, जैसे सांचे एवं मूर्ति के लिए कास्ट और पैटर्न बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने में, सजावट और ढलाई में, अग्निरोधक चौक बनाने, प्लास्टर लगाने, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 कहा जाता है। जंगरोधी इस्पात में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? 60 का भी टंगस्टन। जंगरोधी इस्पात में कार्बन 0.1 से 0.4%, निकेल 8%, क्रोमियम 4.5 से 18% तक होता है। इसमें टंगस्टन का उपयोग नहीं होता। उच्च गति इस्पात में टंगस्टन का संघटन होता है। टंगस्टन से इस्पात की कठोरता में वृद्धि होती है। कर्तन औजारों को बनाने में इस प्रकार के इस्पात का प्रयोग जो है किए जाते हैं। उच्च कार्बन इस्पात का संगठन W 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1% और कार्बन 0.70%। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खाली स्थान परिवहन करती हैं। 61 का होगा सी। तो लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती हैं। फिर आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा, निगरानी तथा अंतरालीय द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तथा लार
जो है एमाइलेज खाली स्थान के पाचन में मदद करता है। ए स्टार्च, तो लार में एमाइलेज जो एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रीन में जो है तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः खाली स्थान में होता है। छोटी आंत, तो देखिए वसा का पाचन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। ठीक है, उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत को स्रावित पीत रस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जिससे वसा एंजाइम की जो है क्रियाशील बढ़ जाती है। कौन सा जो है पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। 64 का है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण जब बोन मैरो में होता है। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो देखिए मानव कोशिका में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। पर ये जो है प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थिर होता है? 66 का बी दिल। तो आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ठीक है, शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान द्वारा होता है। तो आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। कहता है कि किसका जहाँ प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो वृक्क। तो देखिए वृक्क यानी किडनी मनुष्य का उत्सर्गी अंग है। शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका जो मुख्य कार्य रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों का उन्मूलन करना है। अगर खाली स्थान खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन मज्जा। तो देखिए शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जु या मज्जा द्वारा किया जाता है। अतः अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है। बी ऑप्शन कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती हैं, इन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सी गुड़। तो देखिए दिए गए विकल्प में गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य चीज़ों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस जो है विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होगा विटामिन B9। तो देखिए विटामिन B9 के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B2 त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, और विटामिन C है स्कर्वी।
ना कौन सा जो विकल्प सुमेलित है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए मलेरिया, जी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा आपको टिटेनस जो है जीवाणु, टिटेनस जीवाणु यानी टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, और टाइफाइड ये जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से। कहता है कि विटीकल्चर क्या है, 73 का ये है अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। केसीन एक प्रोटीन है जो खाली स्थान में पाया जाता है। ये दूध, तो देखिए प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? 75 का एक घोंघा। तो घोंघा लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा जो है मोलस्का संघ का जंतु है। तितली तथा स्लव मॉथ में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है। कहना कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? 76 का होगा ए शतपाद। ठीक है, तो मोलस्का संघ के जीव जो है स्वच्छ जलीय, समुद्री तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले भी होते हैं। इनका शरीर सिर, अंतरांग तथा मांसल पाद में विभाजित होता है। इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है तथा उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। ये एकलिंगी एवं अंडज होते हैं, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, ठीक है, सीपी, सेपिया आदि। जबकि शतपाद जीव जो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसके अतिरिक्त कॉकरोच, टिड्डा, झींगा मछली, ठीक है, केकड़ा आदि भी आर्थ्रोपोडा के संग है। अब किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा को जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? 78 का होगा सी नीम। तो नीम को एक औषधीय पौधा माना जाता है। नीम विशेषता अपने जीवाणुरोधी गुण के लिए जाना जाता है। नीम के पत्ते, छाल, टहनी और सभी के औषधीय लाभ है। नेक्स्ट है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली जो अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? ये ऑप्शन। तो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। तो जड़ों की जल अवशोषित कार्य करने वाली जो अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो देखिए पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी जो है रक्षक कोशिकाओं के घिरे होते हैं। इन्हें रंध्रों द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।